अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मुसाफिरों से भरी वो बस तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। ज़्यादातर मुसाफिर पठान थे जो कराची से पेशावर जा रहे थे। चंद एक ही मोबाइल स्क्रीन पर नजरें जमाए तवील सफ़र की बोरियत को कम करने की कोशिश में लगे हुए थे, जबकि अक्सरियत सो रही थी। उस बस में दौलत खान भी था। हमेशा की तरह इस बार भी उसने विंडो सीट बुक करा ली थी। बाएं हाथ की उंगलियों के नाखूनों को दांतों से कुतरते वो खिड़की के उस पार दरख्तों को देख रहा था जो तेजी से पीछे दौड़ रहे थे। दूर पहाड़ों में सूरज गुरूब हो रहा था। नारंगी आफताब को डूबता देखकर आम इंसान की तरह दौलत खान का दिल भी डूबने लगा था। शाम की नीलाहट अगरचे उफक पर छाए शोख रंगों को निगल रही थी, लेकिन दौलत खान को यूं लग रहा था जैसे तारीकी सिर्फ दुनिया में ही नहीं उसके अंदर भी फैल रही है। उसे अपना दिल खाली खाली सा महसूस होने लगा था। एहसास महरूमी उसके गिर्द गहरा तंग कर रही थी। आसपास बैठे इंसानों से बेनियाज अपनी सोचों के भंवर में फंसा था। वो सिर्फ नाम का दौलत खान था, वरना आज तक दौलत ने उसे अपना मुंह दिखाना भी गवारा नहीं किया था। शक्ल सूरत जितनी अच्छी थी, किस्मत उतनी ही खराब थी। अपनी 30 साल जिंदगी में उसने जिस कारोबार में भी हाथ डाला था, भारी नुकसान उठाया था। उसकी माँ दौलत खान की शादी का ख्वाब आंखों में सजाए इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। छोटा भाई शराफत खान दुबई में ड्राइविंग करता था। वो शादीशुदा था। उसकी बीवी गांव में ही मुकीम थी जहां वो जा रहा था। शराफत खान उसे भी शादी करने का मशवरा देता था, लेकिन दौलत खान उसे टाल दिया करता था। दौलत ना होने के अलावा भी दौलत खान की कई मजबूरियां थीं जिनका जिक्र वो किसी से भी नहीं करता था। उसका आबाई गांव करीब आ गया तो उसने अपना मुंह खिड़की से फेर लिया। पास बैठे नौमर लड़के पर उसकी नज़र पड़ी तो वो ठिठक कर रह गया। लड़के का चेहरा दूसरी तरफ था। दौलत खान की नज़रें उसकी मलाई की तरह सफ़ेद गर्दन पर जमी थीं। फूली हुई गर्दन के रग के करीब एक सियाह तिल भी था। दौलत खान को अपनी कैफियत गैर होती महसूस हुई। उसकी भूरी आंखों में खुमार सा उतरने लगा था। एक पुरस्रार कुव्वत उस पर गालिब हो रही थी। रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई थी। दाहिने हाथ में पकड़े नीले शापर पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई। बस कंडक्टर ने उसके गांव का नाम लिया तो वो बुड़बुड़ा के अपनी सीट पर सीधा हो गया, यूं जैसे गहरी नींद से जागा हो। बस की लाइटें बुझ गईं, टायर रुक गए। बैग वगैरह उसके पास था नहीं, सिर्फ नीले रंग का एक शापर था जिसमें कपड़ों का एक अदद जोड़ा था। उसको हाथ में पकड़े वो बस से उतर गया। उतरने से पहले वो एक हसरत भरी नज़र नौउम्र लड़के पर डालना नहीं भूला था। भूरी आंखों ने जाती हुई बस का देर तक ताकुब किया। एक अजीब सी प्यास थी उन आंखों में। जब बस नज़रों से ओझल हो गई तो उसने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। अंधेरा फैल चुका था। आसपास कोई जीरूह मौजूद नहीं था। वहां से गांव 2 किलोमीटर दूर था और 2 किलोमीटर का सफ़र दौलत खान ने पैदल तय करना था। उसने सामने मौजूद कच्चे रास्ते को देखा जिसके दोनों अतराफ में ऊंचे घने दरख्त थे। उसने एक लंबी सांस खारिज की और उस पर रवाना हो गया। वो चाहकर भी उस नौमर लड़के को अपने जहन से मिटा नहीं पा रहा था। उसे खुद पर ढेरों गुस्सा आ रहा था। प्यासा 24 घंटे कुएं के करीब बैठकर भी प्यासा रहा। उसने पहले गौर क्यों नहीं किया था? और फिर दौलत खान ने खुद को तसल्लियां देने की कोशिश की। अगर मैं उसे पहले देख भी लेता तब भी अमलन कुछ ना कर पाता। अगर ऐसी वैसी हरकत करता भी तो बस में मौजूद मुसाफिर मेरा कचूमर निकाल देते। और शर्मिंदगी अलग, जो हुआ अच्छा ही हुआ। उसने अपने अंदर मौजूद शैतान को राम करने की कोशिश की। जमीन पर पड़े सूखे पत्ते उसके भारी पैरों तले आ जाते तो आहो फरियाद करने लगते। अभी वो जिस जगह से गुजर रहा था वहां रास्ते के दाएं बाएं मौजूद दरख्तों की शाखें आपस में मिली हुई थी, जिससे वो रास्ता सुरंग की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वहां दिन की रोशनी में भी नीम तारीकी सी छाई रहती थी। रात को तो वहां तारीकी का मुकम्मल राज होता था। तारों भरे आसमान पर रोशन 14वीं के चांद की रोशनी
पत्तों में से अपना रास्ता बनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और तब अचानक करीबी दरख्त से एक चील उड़ी और तेजी से दौलत खान के सर पर से गुजर गई। फासला इतना कम था कि उसे चील के परों की फड़फड़ाहट अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दी। चील देखते ही देखते तारीकी में गायब हो गई। सहमे हुए दौलत खान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, यूं जैसे वो पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वहशत ज़दा निगाहें इर्द गिर्द देख रही थीं। अचानक तेज हवा का झोंका आया, दरख्तों की शाखें हिलने लगीं, पत्तों का शोर ये तासुर दे रहा था जैसे कोई जीरूह सांस लेते हुए वहां से गुजरा हो। और फिर सन्नाटे का सीना चीरते हुए एक निस्वानी आवाज गूंजी, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। कोई तकलीफ में थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। दौलत खान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। दिमाग उसे वहां से भागने का कह रहा था, लेकिन दिल उसका साथ देने से इनकारी था। एक तो तारीकी, ऊपर से तेज निस्वानी आवाजें। वो अजीब कश्मकश में मुब्तला था और फिर उसने दिल की बात मानने का फैसला किया जो उसे किसी को तकलीफ से बचाने का कह रहा था। आवाज का मंबा तलाश करने में उसे देर नहीं लगी। उसने दाएं तरफ देखा जहां से आवाजें आ रही थी और फिर उसके पैर हरकत में आ गए। वहां मौजूद दरख्त 30 साला दौलत खान को देख रहे थे जो भेड़िए की तरह दौड़ रहा था। खारदार झाड़ियों को वो यूं पार कर रहा था जैसे बचपन से ये काम करता आ रहा हो। और फिर एक जगह पहुंचकर वो रुक गया। उसके पांव जमीन पर ही जम गए थे और आगे जाने से इनकारी हो गए थे। इतनी तेज रफ्तारी से दौड़ने के बाद उसकी सांसें फूली हुई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसकी सांस रुक सी गई थी सामने खड़े वजूद को देखकर। वहां दरख्त इतने ज्यादा नहीं थे, इसलिए चांद की रोशनी बराह रास्त दरख्त के तने के साथ लगी लड़की पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। वो जमीन पर पड़े दुपट्टे को देखकर चिल्ला रही थी। ये दौलत खान का ख्याल था। सांप! लड़की ने दौलत खान को देख लिया था और उसकी तवज्जो दुपट्टे के करीब जमीन पर कुंडली मारे नाक की तरफ करानी चाहिए। दौलत खान ने भी उसे देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई पत्थर उठा के उसे मारता, सियाह नाग वहां से रेंगता हुआ झाड़ियों में छुप गया। सांप को वहां से जाते देखकर लड़की के हवास बहाल हुए तो वो जमीन पर से अपना दुपट्टा उठाने के लिए झुकी। जाफरानी रंग की कमीज का गला काफी खुला हुआ था। उसके झुकने से गले की गहरी घाट रूनुमा हो गई। दौलत खान की नजरें उस पर पड़ी तो उसे अपने बदन में बिजलियां सी दौड़ती हुई महसूस हुई। लड़की ने उसकी नजरों का इर्तिकाज मालूम कर लिया था। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए अपना दुपट्टा ओढ़ लिया और उसकी तरफ चली आई। शुक्रिया, तुम्हारे आने से सांप डर के भाग गया। वो मुस्कुराती हुई उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया की कोई बात नहीं, लेकिन रात के इस वक्त इस वीराने में तुम क्या कर रही थी? दौलत खान ने उससे पूछा। लड़की के हसीन चेहरे से मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। उसकी आवाज भारी हो गई। क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ। रात की तारीकी में हसीन लड़की का रूप धार कर मर्दों को वरगलाती हूँ और फिर उनका खून पी जाती हूँ। लड़की की बात पर दौलत खान एकदम सीधा हो गया। उसने सामने मौजूद उस वजूद का सरतापा जायजा लिया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम चुड़ैल नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे पैर उल्टे नहीं हैं और ना ही उन पे घने बाल हैं। लड़की ने सर नीचे करके सुर्ख सैंडल में मुक़य्यद अपने गोरे गोरे पैरों को देखा और फिर खिलखिलाती हुई हंसने लगी और वो अपनी पुश्त दरख्त के तने के साथ लगाए टिकटिकी बांधे उस हसीन लड़की को देखने लगा जो मुंह पे हाथ रखे हंसती जा रही थी। कुछ देर पहले वाली खौफजदा लड़की गायब थी। तुम बहुत फनी हो। लड़की ने उसके कंधे पर हल्की सी चपत लगाई। नाम क्या है तुम्हारा? वो उसका नाम पूछ रही थी। मेरा नाम दौलत खान है और तुम्हारा? मेरा नाम शुमाइला है। और फिर उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के हमरा आई थी। वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और प्रोजेक्ट क्या था? एक शॉर्ट हॉरर फिल्म बनाना। अभी वो शूटिंग के लिए स्पॉट ढूंढने अपनी 2 सहेलियों के साथ निकली थी। स्पॉट उन्हें मिल गया तो उसकी सहेलियां बाकी ग्रुप को बुलाने चली गईं और फिर सांप कहीं से निकल आया।
وہ بول رہی تھی لیکن دولت خان اسے سن کر بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دماغ اپنے اندر پیدا ہوتی ہوئی تبدیلیوں پر غور کرنے لگا تھا۔ وہ جن کیفیات سے دوچار تھا ان سے وہ سرے سے ناآشنا تھا۔ تم تو مجھے ایسے تکے جا رہے ہو جیسے آج تک تم نے کسی حسین لڑکی کو اتنے قریب سے نہ دیکھا ہو، شمائلہ نے اس پر جملہ کسا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں نے آج تک کسی لڑکی کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا تو؟ دولت خان کی اس بات پر شمائلہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ شمائلہ کے سیاہ بال جو اس کی کمر پر آبشار کی طرح گرے پڑے تھے، اس نے ہاتھ کی مدد سے انہیں ایک شانے پر ڈال دیا۔ ایسا کرنے سے اس کی گردن برہنہ سی لگنے لگی تھی۔ یہ جان کر تو مجھے اور خوشی ہوئی۔ وہ ایک قدم اور اس کے قریب آ گئی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو دولت خان پر نشہ سا طاری کر رہی تھی۔ دولت خان کی آنکھیں اس کی سراہی دار گردن پر جم سی گئی تھیں، ملائی کی طرح سفید گردن، پھولی ہوئی رگ اور اس کے قریب سیاہ تل۔ دولت خان نے شمائلہ کو اپنی لچھے دار باتوں میں الجھاتے ہوئے اسے ایک دم سے اپنے گلے لگا لیا۔ شمائلہ نے غصے سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ تو اس نے کہا، حرکت تو میں نے کوئی کی نہیں، حرکت تو میں اب کروں گا۔ دولت خان کی آنکھیں بند تھیں، اس کے لب سیاہ تل کو چوم رہے تھے۔ شمائلہ کے لبوں سے سسکاری برآمد ہوئی اور پھر گھنی پلکیں اوپر اٹھیں تو بھوری آنکھوں میں ایک شیطانی چمک اود آئی تھی۔ فضا میں ایک ساتھ کئی دردناک چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ تاروں بھرے آسمان پہ روشن 14ویں کا چاند درختوں کے جھنڈ میں موجود گروپ کو دیکھ رہا تھا۔ گروپ میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی۔ لڑکوں کے چہرے پر چھائے افسوس کے بادل واضح تھے۔ ان میں سے ایک موبائل کان سے لگائے لوکل اتھارٹی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکیاں ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی روئی جا رہی تھی۔ ان کے سامنے سفید چادر سے ڈھکا ایک وجود پڑا تھا۔ چادر زیادہ بڑی نہیں تھی، خون سے رنگین نسوانی ہاتھ اس سے باہر نکلا ہوا تھا۔ چاند کی نظریں دولت خان پر بھی تھیں جو گاؤں کی کشادہ گلی میں چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کمینگی واضح تھی، لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ طواف کر رہی تھی۔ آج تک اس نے 9 عمر لڑکوں کا ہی خون پیا تھا۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے دولت کو کتنی تگ و دو کرنی پڑی، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ لڑکیوں کا خون بھی اتنا لذیذ ہوتا ہے، یہ بات وہ نہیں جانتا تھا۔ آج اپنی اس دریافت پر وہ بہت خوش ہوا تھا۔ 9 عمر لڑکوں کو جھانسنے کے لیے اسے جگہ جگہ مارا مارا پھرنا پڑتا تھا، لیکن لڑکیاں تو قدم قدم پر اسے مل جاتی تھی۔ وہ جہاں معمولی سی ملازمت کرتا تھا، وہاں کتنی ساری لڑکیوں نے اس کے مضبوط قد کاٹ سرخ و سفید رنگت سے متاثر ہو کر اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اور وہ جا کہاں رہا تھا؟ اپنے بھائی کے گھر۔ اس کی بھابھی بھی تو لڑکی ہی تھی اور گھر میں اکیلی تھی۔ چاند نے اپنا منہ سیاہ بادلوں میں چھپا لیا تھا۔ بھیڑیے کی اگلی واردات دیکھنے کی اس میں سکت نہ تھی۔